हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ कर दिया था और आज हम 100 से उस दिन हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को किया था। प्यारे बच्चों, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, उस दिन हम लोगों ने 100 से लेकर 100 से लेकर 125 तक के प्रश्नों को किया था। आज उसके आगे हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर करते हम अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे लगा हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 126, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में, कौन सा बच्चों पत्र कह रहा है? व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, ध्यान से बात को सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है सबसे पहले कि व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र। ठीक, प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं पत्र की। पत्र हमारा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पत्र हमारा क्या होता है। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग पत्र की। ठीक, जो हमारा पत्र होता है प्यारे बच्चों ना, हमारा पत्र जो होता है यह जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में पत्र जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से हमारे 4 प्रकार के पत्र होते हैं प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान से, पहला हमारा क्या होता है? जो हमारा पहला पत्र हमारा होता है प्रार्थना पत्र। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रार्थना पत्र। ठीक, प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लेने दीजिए। हमारा पहला जो होता है क्या होता है? प्रार्थना पत्र। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट वाला पत्र होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट वाला पत्र होता है उसे कहते हैं निजी पत्र। क्या कहते हैं? निजी पत्र। ठीक, क्या कहते हैं? निजी पत्र। ठीक, और हमारा जो अगला पत्र होता है प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारा जो 3rd नंबर वाला पत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना पत्र हो गया, निजी पत्र हो गया, हमारा 3rd नंबर वाला पत्र जो होता है व्यावसायिक पत्र। क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट पत्र होता है व्यावसायिक पत्र, और जो हमारा 4th वाला पत्र होता है प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारा जो 4th वाला पत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं सरकारी पत्र। क्या कहते हैं? सरकारी पत्र। ठीक, पत्र की बात आई, पहले पत्र के बारे में समझिए। पत्र कितने प्रकार का होता है? पत्र 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? पत्र जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? पत्र हमारा जो होता है 4 प्रकार का होता है। हमने कौन कौन सा पत्र बताया? प्रार्थना पत्र, फिर दूसरा आपका होता है निजी पत्र, तीसरा होता है व्यावसायिक पत्र और चौथा होता है सरकारी पत्र। बात करते हैं हम सबसे पहले प्रार्थना पत्र। क्या होता है? प्रार्थना पत्र को समझते हैं। आप बचपन से लिखते चले आ रहे हैं प्यारे बच्चों। बीमारी या आवश्यक कार्य पे अपने कक्षा अध्यापक, बीमारी या आवश्यक कार्य पे अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाचार्य को क्या करते हैं आप लोग? पत्र लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते? नहीं लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, या सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, या आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आज बुखार से पीड़ित होने के कारण स्कूल आने में असमर्थ हूँ। लिखते कि नहीं लिखते? तो हमारा जो आप लिखते थे बचपन से, ये हमारा कौन सा पत्र होता था? प्रार्थना पत्र होता था। तो प्रार्थना पत्र आपको समझ में आया? अर्थात बीमारी या आवश्यक कार्य पे क्या लिखते थे आप? प्रार्थना पत्र लिखते थे। ठीक, जिससे फिर अगला आपका जो पत्र होता है निजी पत्र। निजी पत्र का मतलब समझ रहे प्यारे बच्चों? पर्सनल पत्र कुछ होते हैं निजी पत्र से कहते हैं, जो अपने मित्रों और संबंधियों को क्या लिखे जाते हैं? मित्रों सगे संबंधियों को हम कौन सा पत्र लिखते हैं? निजी पत्र लिखते हैं। बात समझ में? अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों को हम कौन सा पत्र लिखते हैं प्यारे बच्चों? निजी पत्र लिखते हैं। ठीक, अगला बात करते हैं हम लोग व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र नाम से स्पष्ट है कि यदि आप किसी व्यापार कर रहे हैं, कोई व्यापार कर किए हैं, या किसी व्यापारी, बड़े व्यापारी को आपको कोई पत्र लिखना, कोई बिजनेस किए हैं, तो वो किस पत्र के अंतर्गत आता है? व्यावसायिक पत्र। फिर एक आपका होता है प्यारे बच्चों सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है? जैसे आप किसी बैंक वगैरह में जाते हैं, ठीक, तो आप क्या करते हैं? सरकार से पत्र लिखते हैं। जैसे आपका अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, तभी बैंक में जाकर क्या करते हैं? पत्र लिखते हैं। ठीक ठीक, आपको मान लीजिए कोई आपके मतलब सरकारी पत्र में, और कौन सा पत्र आपका सरकारी पत्र होता है प्यारे बच्चों? जैसे आपका होता है, मान लीजिए आपके कोई अगर आपके घर के आसपास या कोई दिक्कत हो गई, गांव में नाली या खड़ंजा बनवाना है, तब भी क्या करते हैं? प्रधान को पत्र लिखते हैं। ठीक, ये सब किसके पत्र के अंतर्गत आ जाता है? सरकारी पत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? हमारा क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? समापन का मतलब जब आप वो पत्र लिख रहे हैं और पत्र के लास्ट में, सबसे अंत में हम कौन सी बात लिखते हैं? ठीक, तो सबसे अंत में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इन चारों में से एक वह शब्द कौन सा होता है भाई बताइए? क्या आप भवधी लिखते हैं? भवधी लिखते हैं जब पत्र समाप्त होता है। जब अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र समाप्त होता है तो क्या लिखते हैं? आप भवधी लिखते हैं, या फिर आप क्या लिखते हैं? निवेदक लिखते हैं। ठीक, और या फिर क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी लिखते हैं, या फिर आप क्या लिखते हैं? विनीत लिखते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, इन चारों
ऑप्शन में से किस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में? तो प्यारे बच्चों हम लास्ट में क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी लिखते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 126 समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी कार्यालय ई पत्र को प्रारंभ करते समय, ठीक प्यारे बच्चों, क्या रहा है? किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? अर्थात जब आप, अभी हम पत्र पढ़ने के पत्र के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। कौन कौन सा था? प्रार्थना पत्र था, निजी पत्र था, व्यवसायिक पत्र था। ठीक, प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, व्यवसायिक पत्र और लास्ट हमारा एक पत्र कौन सा था प्यारे बच्चों? बताइए ध्यान से, अभी बताए हैं। ठीक, तो एक था सरकारी पत्र। क्या था? सरकारी पत्र। ठीक, प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, व्यवसायिक पत्र, हमारा क्या था? सरकारी पत्र। लेकिन ये पूछ रहा कि किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय, ये बताइए जब कार्यालयी पत्र का बात आए, किसकी बात आई? कार्यालयी पत्र। ये बताइए किस पत्र के अंतर्गत आएगा कार्यालयी पत्र? तो प्यारे बच्चों जो कार्यालयी पत्र होगा ना, कार्यालय पत्र लिखेंगे तो क्या किस पत्र के अंतर्गत आएगा? ये आपका सरकारी पत्र के अंतर्गत आएगा। किस पत्र के अंतर्गत आएगा? ये आपका सरकारी पत्र होता है। जब आप किसी कार्यालय, किसी ऑफिस में कोई पत्र लिखते हो तो किस पत्र के अंतर्गत आता है? ठीक, तो ये आपका सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रहा है? किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय हम किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? ठीक, किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय हम किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? तो बताइए हम क्या लिखते हैं? प्रिय महोदय लिखते हैं, या फिर मित्रवर लिखते हैं, या फिर पूजनीय लिखते हैं, या फिर मान्यवर लिखते हैं? बताइए डियर स्टूडेंट, किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय हम किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? ठीक, तो किसी भी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय हम प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं? मान्यवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मान्यवर लिखते हैं। या फिर मान्यवर नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं? मान्यवर की जगह आप क्या लिख देते हैं? महोदय। मान्यवर या महोदय। ठीक, तो किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय हम क्या लिखते हैं? मान्यवर या महोदय लिखते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कट हो गया। निम्न विकल्पों में से, फिर से सुनिए ध्यान से, करें निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का, एक का लिखा है प्यारे बच्चों, कट हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करें निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम आपको उस दिन बताए थे कि जो हमारी क्रिया होती है ना, क्या होती है? हमारी जो क्रिया होती है, क्रिया किसे कहते हैं? ठीक, आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे करने या होने का, जैसे प्यारे बच्चों जैसे खाना। ठीक, खाना यानी आप खाना खाते हैं ना, खाना पीना, खाना पीना, रोना, गाना, हंसना, ये सभी आपकी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। खाना पीना, रोना, हंसना, गाना, ये हमारी सभी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। ठीक, हमारी सभी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, का चयन कीजिए। ठीक, तो क्रिया क्या कौन कौन सी होती है? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। और जो कर्म होता है ना, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। आई प्यारे बच्चों समझ में कि कर्म के आधार पर, किसके आधार पर प्यारे बच्चों? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, ठीक, एक होती है क्या? सकर्मक क्रिया, और एक होती है हमारी क्या? अकर्मक क्रिया। ठीक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, सकर्मक क्रिया अर्थात जो कर्म के साथ हो, जो कर्म के साथ आए वह सकर्मक क्रिया होती है, और जो कर्म के बिना प्रयुक्त होती है वह अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन हमसे पूछा कि सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। जब भी कभी आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहचानने में दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों कि उस शब्द या में क्या कीजिए, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। ठीक, अगर हमारा उत्तर मिल जाता है, ठीक, क्या या किसको क्या लगाकर क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न करने पर हमारा उत्तर मिल जाता, प्रश्न करने पर, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिल गया, ठीक, अगर उत्तर मिल गया तो हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है? उत्तर प्राप्त हो गया तो सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिला और अगर आंसर नहीं मिला, अगर उत्तर नहीं मिला, ठीक, उत्तर नहीं मिला तो हमारी कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक, अकर्मक क्रिया। अगर उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर नहीं मिला तो हमारी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पूछिए, कह रहा है कि लेटना, क्या लेटना, क्या लेटना, आंसर मिला? नहीं मिला। ठीक,
क्या पिघलना, नहीं आंसर मिला। ठीक, क्या छूटना, नहीं आंसर मिला। किसको छूटना, नहीं आंसर मिला। हम कह दीजिए क्या तड़पाना या किसको तड़पाना, क्या तड़पाना या किसको तड़पाना। तो सपोज कीजिए कि मोहन को तड़पाना, ठीक, या राम को तड़पाना। तो हमारा आंसर क्या मिला, राम को तड़पाना। किसको तड़पाना, राम को तड़पाना। तो हमारा आंसर मिल गया। तो हमारी यही क्या हो गई, तड़पाना हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, तड़पाना हमारी क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। हमारा क्वेश्चन यही पूछा था कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो तड़पाना हमारी क्या हो गई प्यारे बच्चों, तड़पाना हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, आई बात समझ में। क्रिया क्या होती है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना रोना। और कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, और अकर्मक क्रिया क्या होती है, जो कर्म के बिना प्रयुक्त होती है। ठीक, आई बात समझ में। तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, करा हरि राम को पीट रहा है। प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन हमारा है कि हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। ठीक, हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों किसी भी कारक को पहचानने से पहले हमें उस कारक की विभक्ति पता होनी चाहिए। ठीक, तो हम आपको उस दिन समझाए थे कि कारक विभक्तियां कौन कौन सी होती है। ध्यान दीजिए, हमारा क्या क्वेश्चन, हरि राम को पीट रहा है। सबसे पहले एक तरफ लिख लीजिए कारक और एक तरफ लिख लीजिए विभक्ति। तब अभी आप इसको आंसर आप खुद दे देंगे। एक तरफ लिखिए कारक और एक तरफ लिखिए क्या, विभक्ति। ध्यान दीजिए कारक और विभक्ति। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहला आपका कारक कौन सा होता है, पहला आपका कारक, पहला आपका कर्ता कारक होता है। पहला आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक विभक्ति आपकी क्या होती है, ने। कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, ने होती है। ठीक, फिर अगला आपका होता है कर्म कारक। अगला आपका क्या होता है, कर्म कारक। और कर्म कारक विभक्ति क्या होती है, को। ठीक, कर्ता ने कर्म को। फिर अगला आपका कारक क्या होता है, करण कारक। क्या होता है प्यारे बच्चों, करण कारक। और करण कारक विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा इसकी कारक की विभक्ति होती है, एक करण कारक विभक्ति होती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, फिर आपका होता है एक संप्रदान के लिए। क्या होता है प्यारे बच्चों, संप्रदान के लिए। तो संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है, के लिए। संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है, के लिए। ठीक, संप्रदान के लिए। तो हमारा यहाँ तक हम सभी कारक को नहीं पढ़ेंगे, बस हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन पूछा कि हरि राम को पीट रहा है, हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। और कौन सा आपका शब्द रेखांकित किया गया है, को के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। देखिए को के नीचे क्या है प्यारे बच्चों, को के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। ठीक, तो बताइए को किस कारक विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को किस कारक विभक्ति है, को किस कारक विभक्ति है प्यारे बच्चों, को किस कारक विभक्ति है। ध्यान दीजिए, को किस कारक विभक्ति है, को हमारा देखिए यहाँ पे ध्यान से, को किस कारक विभक्ति है, को हमारी किस कारक विभक्ति है, कर्म कारक विभक्ति है। तो इसमें बताइए, आप लोग खुद अब बताइए इस रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा। तो इस रेखांकित शब्द में कौन सा कारक होगा, कर्ता ने कर्म को, क्योंकि कर्म कारक विभक्ति क्या होती है, अभी मैं आपको बताया कर्म कारक विभक्ति क्या होती है, को होती है। और को हमारा यहाँ आया था। और कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है, कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है, ने होती है। ठीक, और अपादान कारक क्या होता है, अपादान यानी जहां पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होती है, अलग होती है, या अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध हो, वहां पर कौन सा कारक होता है प्यारे बच्चों, वहां पर अपादान कारक होता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर वचन की बात आ गई ना, तो हिंदी में जो वचन होते हैं आपके ना, हिंदी में जो वचन होते हैं, वचन किसे कहते हैं। ठीक, वचन किसे कहते हैं। ठीक, वचन का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ क्या होता है, वचन का अर्थ हम प्राय किससे लेते हैं, संख्या से लेते हैं। वचन का हम अर्थ किससे लेते हैं, वचन का अभिप्राय क्या होता है प्यारे बच्चों, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु एक है या एक से अधिक है। ठीक, अगर एक होगी, ठीक, वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वचन हमारे हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक वचन, एक होता है हमारा एक वचन। ठीक, और एक होता है हमारा क्या, बहुवचन। ठीक, हिंदी में वचन कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा एक वचन, एक हमारा क्या होता है एक वचन, और एक हमारा क्या होता है बहुवचन। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, जिसमें एक वस्तु का बोध हो, किसका बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, एक से अधिक का बोध ना हो। बहुवचन क्या होता है, जिसमें एक से अधिक, यानी एक से अधिक कहने का मतलब
अगर कोई वस्तु दो हो गई, एक से अधिक कहने का मतलब अगर कोई वस्तु दो हो गई, कोई वस्तु दो हो गई तब भी हमारा क्या हो जाएगा? अगर कोई वस्तु दो हो गई तब भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। यानी सिर्फ एक की बात करेगा, जब सिर्फ एक की बात करेगा तो एक वचन और एक से अधिक होगी तो बहुवचन। आशा करता हूं कि आपको वचन समझ में आया होगा। अगर कभी पूछे कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन का अभिप्राय क्या होता है? संख्या से लिया जाता है। ठीक, हमसे लेकिन क्या पूछा है कि वह कौन सा शब्द जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? क्या पूछ रहा है कि बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बताइए क्या देव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, या फिर छात्र बहुवचन में प्रयोग होता है, या नक्षत्र बहुवचन में प्रयुक्त होता है, या फिर प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो जो हिंदी में कुछ शब्द होते हैं ना वो प्राय बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, प्राय क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं कुछ शब्द को लिख दे रहा हूं जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्राय बहुवचन में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक, प्राय बहुवचन में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें से आपका देखिए आपके स्लाइड पे लिखा है पहला शब्द क्या होता है? प्राण। प्राण, आंसू। ठीक, प्राण, आंसू और हस्ताक्षर, जो आप सिग्नेचर नहीं करते हैं वो प्राण, आंसू और हस्ताक्षर ये प्राय क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन था कि वह कौन सा शब्द जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? एक क्वेश्चन था। तो प्राण क्या होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगर प्राण की जगह आंसू होता, हस्ताक्षर होता तब भी हमसे पूछता बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो बहुवचन में प्रयुक्त होता, तो आप क्या बताते? आंसू, हस्ताक्षर ही बताते। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? प्राण जो क्या होता है? प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है प्यारे बच्चों? क्या कह रहे हैं? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? सबसे पहले इस नहीं को आप क्या कर लिया कीजिए, मैं बार बार कहता हूं नहीं को अंडरलाइन कर लिया कीजिए। ठीक, हमारा क्वेश्चन पूछा किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। सबसे पहले बात क्या किसकी आ गई यहाँ पर? विशेषण की आ गई ना। तो सबसे पहले आप समझिए विशेषण होता क्या है प्यारे बच्चों? विशेषण क्या होता है? ठीक, विशेषण हिंदी में किसे कहते हैं? अर्थात विशेषण का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। क्या होता है विशेषण का काम? विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। विशेषण का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? विशेषता बताना। यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? विशेषण दो ही शब्दों की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? या तो संज्ञा की बताएगा, ठीक, या तो संज्ञा की बताएगा, या तो किसकी बताएगा? सर्वनाम की बताएगा। या तो संज्ञा की बताएगा या तो सर्वनाम की बताएगा। ठीक, विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। विशेषण या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या तो सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक, जैसे मैं कोई वाक्य को लेकर बताऊं, जैसे मैं कोई वाक्य ले लेता हूं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। जैसे मैं कह दूं कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, मैंने एक वाक्य लिखा राम अच्छा लड़का है। अब आप ये बताइए इसमें जो राम है ना ये क्या है? राम हमारा संज्ञा है। ठीक, तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। और जो ये अच्छा है ना ये अच्छा हमारा क्या है? विशेषण है। अच्छा हमारा क्या है? विशेषण है। तो ये बताइए राम कैसा लड़का है? राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता क्या है? कि राम अच्छा लड़का है। तो आई बात समझे। तो विशेषण का अर्थ आपको समझ आया कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। और किसकी विशेषता बता रहा है? राम। और राम क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन हमसे पूछा क्या कह रहा है? विशेषण संबंधी अशुद्धि किसमें नहीं है। यानी किसमें ऐसा है जो विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। देखिए नीचे से देखते हैं, कह रहा है आप जैसा सज्जन कौन होगा? आप जैसा सज्जन कौन होगा? ठीक, यानी आपके जैसा सज्जन कोई नहीं। यहाँ पर क्या वाक्य आपका होना चाहिए था कि आपके जैसा सज्जन कोई नहीं है। ठीक, आपके जैसा सज्जन कोई नहीं है। इसीलिए हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ठीक, आप जैसा सज्जन कह रहा, एक मिनट कह रहा किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? अशुद्धि नहीं है अर्थात 3 में अशुद्धि है। एक ही वाक्य होगा जिसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं होगी। 3 में क्या है? 3 में अशुद्धि है, एक में नहीं होगी। तो यहाँ क्या होना चाहिए था कि आप जैसा सज्जन कौन होगा की जगह क्या होना चाहिए था कि आपके जैसा सज्जन दूसरा कोई नहीं है। आई बात समझ में। फिर क्या कर रहा है? कह रहा है कि इसलिए हमारा क्या हो गया? ये गलत हो गया। कह रहा उसमें एक गोपनीय रहस्य है। उसमें एक गोपनीय रहस्य। भाई ये क्या है? उसमें एक गोपनीय रहस्य है कि वहां ये पर एक गोपनीय रहस्य है, उसमें नहीं। ठीक, तो अगला क्या है? कह रहा है कि कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। ये भी गलत है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। अरे भाई बर्फ अपने आप में खुद ठंडा होता है।
बर्फ तो खुद ही ठंडा होता है, तो यहाँ खूब ठंडा कहाँ से आ गया? जब बर्फ खुद ठंडा होता है तो खूब ठंडा कहाँ से आ गया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा आ वाला ऑप्शन सही होगा कि वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। प्यारे बच्चों, ज्वर क्या होता है? ज्वर जानते हैं? कितने लोग ज्वर नहीं जानते होंगे? अगर नहीं जानते हो तो यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा, ज्वर क्या होता है। ज्वर का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बुखार, जिसे आप क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, वाचन की आवश्यकता होती है। वाचन की आवश्यकता होती है। वाचन की आवश्यकता क्या होती है? सबसे पहले समझिए वाचन क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक, वाचन की बात कर रहे हैं। क्या किसकी बात कर रहे हैं? वाचन। अरे नहीं, आप लोग कहते हैं करे किसी के सामने नहीं कहते हैं करे जाके उनके सामने पंडित जी आए हमारे घर कथा करने और सिर्फ बाँच के चले गए। और क्या बाँच के चले गए? कुछ किसी को समझ में नहीं आया। उन्हें तो बस खाली अपनी किससे मतलब था? दक्षिणा से मतलब था, तो बाँच कर क्या चले गए? तो वाचन मतलब क्या होता है? वाचन का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? बोलना। वाचन का अर्थ क्या होता है? बोलना। वाचन करना, किसी के सामने कुछ क्या करना? बोलना। नहीं कहते हैं क्या बाँच के गए, कुछ समझ में नहीं आया, तो वाचन का अर्थ क्या होता है? बोलना। लेकिन हमसे पूछा क्या कि वाचन की आवश्यकता क्या होती है? क्या होती है? करा महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों, यहाँ उनका नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ उनके होगा। ठीक, कर एक मिनट ध्यान दीजिए फिर से ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। कह रहे हैं कि महापुरुषों की जानकारी उनके क्या कर दीजिए? उनके कर दीजिए। ठीक, महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर। ठीक, तो वाचन की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? कि महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर होती है, या फिर कह रहे हैं अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर वाचन का उपयोग आप करते हैं। ठीक, या फिर कह रहे हैं रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, यानी आप किसी रचना को पढ़ते हैं उसे किसी अन्य लोगों को सुनाते हैं, उसके लिए पढ़ती है। या फिर करें उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चे, हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। वाचन की आवश्यकता हमें इन सबके लिए पड़ती है, तो इन सबके लिए पड़ती है। ठीक, चाहे महापुरुषों की जानकारी था उनके विचारों को पढ़ना पड़े, ठीक, चाहे अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, या रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, उपयुक्त सभी। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दा पर दवात वाला। आई बात समझ में? वाचन का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करा वाचन का महत्व पूछ रहा है। वहां क्या था कि वाचन का मतलब क्या था? वहां क्या क्वेश्चन आपका था? फिर से देखिए, वहां आपका क्वेश्चन क्या था? वहां क्वेश्चन था कि वाचन की आवश्यकता क्या होती है। ठीक, वाचन की आवश्यकता क्या होती है, वहां पर क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि वाचन का महत्व होता है। वाचन का महत्व क्या होता है? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि वाचन आप किसी के सामने कुछ क्यों बोलते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका महत्व क्या होता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि वाचन एकाकी हो सकता है। ठीक, वाचन सामूहिक हो सकता है। करा अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। भाई वाचन एकाकी भी हो सकता है, वाचन एकाकी भी हो सकता है। ठीक, आप अकेले भी बोल सकते हैं। ठीक, वाचन क्या हो सकता है? एकाकी भी हो सकता है। ठीक, कह रहे हैं वाचन सामूहिक हो सकता है। भाई वाचन ग्रुप में भी किया जाता है, आप कई लोगों के साथ मिलकर किसी क्वेश्चन के ऊपर क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो वाचन कई लोगों के साथ समूह भी किया जा सकता है। कह रहे हैं अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, कोई टीचर कोई अध्यापक आपको पढ़ाता है, ठीक, आप थोड़ी बहुत क्या होते हैं, जरूर अशिक्षित होते हैं, उसके बारे में नहीं जानते, तो आपको शिक्षित करने के लिए क्या करते हैं? वाचन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी तो वाचन का महत्व क्या है? उपयुक्त सभी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है को पहले अंडरलाइन करिए, पूरा क्या कीजिए? अंडरलाइन कीजिए कि अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। किस वाचन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? अनुकरण वाचन का। अनुकरण का मतलब समझते हैं? अनुकरण का मतलब समझते हैं? अनुकरण मतलब होता है किसी को कॉपी करना, किसी को फॉलो करना, किसी की नकल करना, किसी को क्या करना? कॉपी करना, किसी को फॉलो करना। अनुकरण वाचन का मतलब क्या होता है? नकल करना। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति बोले, मैं बोलूं राम, तो आप भी मेरा सुनकर क्या बोलें? राम। अर्थात आप मेरा क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। ये बात समझिए। मैं बोलूं सीता, आप भी बोले सीता, अर्थात आप मेरा क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। तो कह रहा अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। कह रहे हैं शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना। शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना। भाई जब तक आप शुद्ध नहीं बोल लेते, मैं बार बार आपको कहता हूं, आप बोलिए राम राम, यानी ये तो है उद्देश्य। यानी क्या कर रहे हैं? शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना है। भाई शुद्ध वाचन का अभ्यास कराने के लिए भी हम करते हैं अनुकरण वाचन। ठीक, कह रहे हैं विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना। बिल्कुल भाई, कहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, कहाँ पर पूरा रुकना है। जहां वाक्य समाप्त हो जाएगा वहां पूरा रुकना है। जैसे राम श्याम मोहन, यहाँ कुछ देर के लिए रुकना है, यानी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे।
लेकिन कह रहा है कि विराम चिन्हों आदि का ज्ञान करने के लिए बिल्कुल कह रहे हैं वाचन कृतियों को समझना और समझाना, ठीक, कि वाचन करते समय कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं उनको समझने और समझाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अनुकरण वाचन का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन कह रहा अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है भाई किसी को लिख कर समझाना, ये अनुकरण वाचन का उद्देश्य थोड़ी नहीं है। जब आप लिख कर समझाएंगे तो अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। आई बात समझ में? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यही आपका अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए, करें अशुद्ध उच्चारण का कारण है। अशुद्ध यानी कोई भी शब्द जब आप बोलते हो प्यारे बच्चों ना, कोई भी शब्द जब आप बोलते हो किसी के सामने, तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप उनके सामने शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। जैसे किसके कारण नहीं बोल पाते कि आपके शरीर में कुछ शारीरिक विकास होते हैं जिसके कारण आप उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे हैं अशुद्ध उच्चारण का कारण है, कह रहा है जीभ में कमी। बिल्कुल भाई, जीभ में कमी होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी, तब भी हम वाचन सही से नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं हकलाहट, ठीक, बिल्कुल भाई। कह रहे हैं तोतलापन या आत्मविश्वास में कमी, किसके कारण आप शुद्ध वाचन नहीं कर पाते हैं, शुद्ध बोल नहीं पाते हैं, किसके कारण? यहाँ पर तो भाई चारों ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, लेकिन इन चारों में से सबसे सटीक ऑप्शन जो आपका प्यारे बच्चों है ना, वो क्या है? तोतलापन है। क्या है? तोतलापन यानी तुलतुलाना। किसी के सामने आप जब तुलतुलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कितने लोग नहीं देखते हैं होते हैं तोतले होते हैं और सही से बोल नहीं पाते हैं, शब्दों का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। तोतलापन का मतलब प्यारे बच्चों आप देसी भाषा में समझिए, तोतलापन का मतलब क्या होता है? तुलतुलाना। क्या होता है? तुलतुलाना। यानी किसी के सामने जब किसी शब्दों को आप सही से बोल नहीं पाते हैं, तुलतुलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तोतलापन कहते हैं, तुलतुलाना। जैसे आपको सपोज दैट जैसे आपको क्या बोलना है? रेल बोलना है, ठीक। क्या बोलना है प्यारे बच्चों? रेल। तो आप देखते हैं लोग रेल को रा का उच्चारण सही से नहीं कर पाते, रेल को क्या कह देते हैं? लेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लेल कह देते हैं। आई बात समझ में? यही क्या है? तोतलापन। रेल को लेल पढ़ना ही क्या है? तोतलापन है। तो यही क्या कर रहा है? कह रहा अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है? तोतलापन ही अशुद्ध उच्चारण का कारण है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बा वाला। आई बात समझ में? अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है? तोतलापन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ए आम उसके लिए है। भाई क्या कर रहे हैं? ए आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, ठीक। करें ए आम उसके लिए, किसके लिए है? आपके लिए नहीं है भाई, आपको आम उम नहीं मिलने वाला, ठीक। करें ए आम उसके लिए है, ठीक। इसमें रेखांकित वाक्य में कह रहा है ए आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। जो ये उसके है ना प्यारे बच्चों, जो उसके को क्या किए हैं? ये जो उसके शब्द है उसको को क्या किए हैं? अंडरलाइन किए हैं। तो कह रहे हैं क्या बताइए ये किस में आएगा? कह रहा है यह अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान है, यह मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान है, यह उत्तम पुरुष एक वचन अपादान है, या मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान है। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझिए कि ये पुरुष क्या होता है, ठीक। यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया गया? देखिए पुरुष, ठीक। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो आपका सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम हम आपको बताए थे सर्वनाम क्या होता है कि सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम आपका होता है ना 6 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। जो आपका ये सर्वनाम होता है ना, क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? आप यहाँ सब देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वनाम, ठीक। और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो इस सर्वनाम का जो पहला भेद होता है ना, इस सर्वनाम के पहले भेद को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। पहला जो आपका भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। आई बात समझ में? कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और जो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? 3 प्रकार का देखिए। पहला जो सर्वनाम आपका होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा आपका जो होता है प्यारे बच्चे उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा सर्वनाम क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला उत्तम पुरुषवाचक, और जो हमारा लास्ट वाला होता है, तीसरा वाला होता है, वह कौन सा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक। आज आपको ध्यान से एकदम समझा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। ये आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं ध्यान हो रहा आ रहा मैं आपको ध्यान धरा देता हूँ प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा।
नहीं आप कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, वही बात इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का? फर्स्ट पर्सन इसे कहते हैं यानी उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। जो प्रथम पुरुष, जो आपका उत्तम पुरुष होता है ना, उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, मेरा या हमारा। मैं, मेरा, हम या हमारा, ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं, मेरा, हम या हमारा क्या होता है? ये उत्तम पुरुषवाचक होता है। ठीक, और मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है? तू, ठीक, तुम्हारा या तुम, तू, तुम और तुम्हारा, तू, तुम और तुम्हारा, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये आपका होता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? ए, वे या कोई अन्य की बात की जाए। ठीक, वो क्या होता है आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था? पूछा था कि ए आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ए आम उसके लिए है। ठीक, ए आम उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित अंश है प्यारे बच्चों। ठीक, तो बताइए, कह रहा है कि अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, या मध्यम पुरुष एकवचन संप्रदान। ध्यान से समझिए सबसे पहले कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? सबसे उत्तम आप किसे मानते हैं? खुद को मानते हैं। तो मैं, मेरा या मुझको, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अर्थात जहां स्वयं की बात की जाएगी वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और जहां पर किसी दूसरे से आप क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच मध्यस्थता हो रही है नहीं हो रही है? मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो जो मैं हूं स्वयं, मैं उत्तम पुरुषवाचक में आ गया। और आप सुन रहे हैं, तू, तुम या आप सुन रहे हैं, तो क्या हो गया? तू, तुम या आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। ठीक, और हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी अगर हमारी बातों को सुन रहा होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, वो किस में आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इनमें से ए आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो कह रहे हैं कि अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एकवचन अपादान या मध्यम पुरुष एकवचन संप्रदान। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा? अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान। ये जो हमारा उसके है क्या है? यह अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान में आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आ वाला। मैं आशा करता हूं आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुनिए, जब तक समझ में आ जाए तब तक बार बार सुनिए। ठीक, चीजों को रिवाइज करिए। ठीक, करें सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम प्यारे बच्चों? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन होता है? जो खुद अपने बारे में मैं या मुझे, ठीक, मैं या मुझे स्वयं को आप क्या मानते हैं? उत्तम मानते हैं। तो मैं किस में आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक में। तू, तुम या आप क्या हो गए? मध्यम पुरुषवाचक में। और जिसके बारे में बात की जाए किसी अन्य, ए और वे, ठीक, वो किस में आ गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो आशा करता हूं आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा कि आम उसके लिए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। अब ये बताइए, उत्तम बहुवचन संबंध कारक, उत्तम कौन होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक में कौन आते हैं? बताइए। अभी मैं आपको बताया उत्तम में कौन आते हैं? मैं यानी स्वयं, मैं, मेरा, ठीक, मैं, मेरा, ठीक, या फिर हम, हमारा, हम, हमारा। ये किस में आ गए? ये किस में आ गए? उत्तम पुरुषवाचक में आ गए। ठीक, मैं, मेरा, हम, हमारा किस में आ गए? उत्तम। कर रहे हैं उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। तो बताइए, तुम्हारा, मेरा, उसका या हमारा। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या होगा? तुम्हारा होगा, मेरा होगा, उसका होगा या फिर हमारा होगा। ये बताइए उत्तम कौन होता है? मैं हूं। ठीक, स्वयं को मैं क्या मानते हैं? मैं, मेरा, हम या हमारा। हम लोग क्या है? हम सबसे क्या है? उत्तम है। तो यहाँ पर हमारा शब्द आया नहीं आया है? हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? हमारा। तो इसमें उत्तम बहुवचन संबंध कारक क्या है? हमारा है। क्या है प्यारे बच्चों? हमारा है। तो ये बताइए, जो तुम्हारा शब्द है ना, ये तुम्हारा किस में आएगा? हमारा तो क्या हो गया? उत्तम बहुवचन हो गया। तुम्हारा किस में आ जाएगा? तू या तुम। जो तू या तुम्हारा आया ना प्यारे बच्चों, यही तो आपका क्या होता है? यही तो आपका मध्यम पुरुष होता है, जो बात को क्या होता है? सुनने वाला होता है। बात को क्या क्या करता है? सुनने वाला होता है। तू, तुम या तुम्हारा क्या हो गया? मध्यम हो गया। आई बात समझ में? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन
कह रहे हैं कहानी एक गमला है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट यानी कथन वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं कहानी एक गमला है। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं जो आप कहानी पढ़ते हैं, किसी की स्टोरी को पढ़ते हैं ना, इस कहानी को उन्होंने किसकी संज्ञा दे दी? गमला की। कह रहे हैं कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुत्पन्न रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है? प्यारे बच्चों, नीचे 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं। बताइए इन चारों में से वह विद्वान या वह लेखक कौन है जिसने यह कहा था कि कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुत्पन्न रूप में दृष्टिगोचर होता है? यह कथन किसका? इस कथन को जयशंकर प्रसाद ने कहा था, ठीक, या फिर मुंशी प्रेमचंद ने कहा था प्यारे बच्चों, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? बताइए, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा और समझिएगा कि कहानी एक गमला है। कभी भी जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, कथन वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो किसी के कथन को पूरा आपको याद नहीं करना है। उसमें से कुछ ऐसे शब्दों को चुनिए जिसको देखते ही आप पहचान जाए कि ये कथन किसका है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि कहानी एक गमला है, तो आप ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि किसने कहा था कि कहानी एक गमला है। प्यारे बच्चों, कहानी एक गमला, यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद। अगर मुंशी प्रेमचंद की बात आ गई प्यारे बच्चों, मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हिंदी के महान उपन्यासकार या कहानीकार, या आप जिसे कहते हैं उपन्यास सम्राट, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक, उपन्यास सम्राट। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कभी आपके पेपर में, ये बताइए हिंदी का कौन सा ऐसा महान लेखक है या कहानीकार है, ठीक, या ऐसा कौन सा महान लेखक है जिसे हम क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट कहते हैं। अर्थात जो इतना ज्यादा उपन्यास लिख दिया हो, जिसका उपन्यास सबसे अच्छा हो, यानी उपन्यास सम्राट, यानी नोवेल किंग। तो प्यारे बच्चों, किसे कहते हैं उपन्यास सम्राट? मुंशी प्रेमचंद को। तो यह कथन किसका था कि कहानी एक गमला है? कहानी एक गमला है। पूरा कथन आपको पढ़ना ही नहीं, बस आप कुछ शब्दों को उसमें से चुनना है। तो कहानी एक गमला कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। इन्हें क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहे हैं बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों समझिए बाधक क्या होता है। बाधक मतलब आप किसी कार्य को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें कुछ क्या आ जाती हैं? बाधाएं आ जाती हैं। बाधक मतलब बाधा, अर्थात बाधा आ जाए, ठीक, बाधा आ जाए, ठीक, कोई क्या आ जाए? बाधा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बाधा, परेशानी, दिक्कत, ठीक, यही सब एक ही शब्द है, ठीक। किसी कार्य को जब आप आरंभ करें, उसमें कोई बाधा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बाधा। तो कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव क्या हैं? बच्चे किस कारण से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं? संकोच के कारण, झिझक के कारण, शर्मीले होने के कारण, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं? ध्यान दीजिए, अगर आप भाई देखिए किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को पूछने में अपने टीचर या अध्यापक से क्या करेंगे? संकोच करेंगे, तभी आप शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक। या फिर आप जल्दी से, आपको क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, झिझक उठेंगे किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी प्रश्न को लेकर, तभी आपको क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी, ठीक, तभी आपको शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होगी। या फिर आप बहुत ज्यादा शर्मीले होंगे, बहुत ज्यादा लजाएंगे, तभी जो है आप क्या करेंगे? अपने प्रश्न का आंसर अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने शिक्षक द्वारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो चाहे संकोच भी नहीं करना चाहिए शिक्षा ग्रहण करते समय, ना ही झिझकना चाहिए, बहुत ही धैर्य के साथ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक, और ना ही शर्माना चाहिए, ना ही लजाना चाहिए। तो हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? दा वाला, उपयुक्त सभी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? दा वाला, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त करते हैं। शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका अध्यापक, आपका शिक्षक आपसे किस तरह आपसे क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट हो सकते हैं। किस तरह आप अपने टीचर से क्या कर सकते हैं? मेल जोल कर सकते हैं, मेल जोल बना सकते हैं, किस तरह से, ठीक। कह रहे हैं कि शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कोई अध्यापक अपने बच्चों के करीब कैसे जा सकता है? करीब जाने का मतलब ये नहीं कि आपका करीब जाने का मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी आपके सामने खड़ा, आप उसके करीब जाकर खड़े हो गए, नहीं, वैसे करीब नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कि अपने टीचर से आप कैसे घुल मिल सकते हैं, कैसे उनसे मेल जोल कर सकते हैं, ठीक। नजदीकी प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? टीचर के साथ क्या? घुलना मिलना। भाई जब तक आप अपने टीचर से अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक भाई आप अच्छे से क्या कर सकते हैं? उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। उनसे क्या करना पड़ेगा?
घुलना मिलना पड़ेगा, ठीक, उनसे मिलनसार होना पड़ेगा, उनसे मेल जोल बनाना पड़ेगा। उनसे क्या बनाना पड़ेगा? मेल जोल बनाना पड़ेगा, ठीक। जब तक आप टीचर को कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोई टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, ठीक, जब तक कोई स्टूडेंट या कोई विद्यार्थी प्यारे बच्चों अपने उस शिक्षक को कोऑपरेट नहीं करता अच्छे से, ठीक, तब तक उसे चीजें समझ में नहीं आती। तो आप बताइए अपने टीचर से कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, उनसे कैसे मेल जोल बना सकते हैं? कह रहे हैं कि शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं परिवेशी विषयों पर, ठीक, या सामाजिक घटनाओं पर, या उनके अनुभव पर, या उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। भाई प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक, परिवेशी विषयों अर्थात आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाए ना, परिवेशी विषय का मतलब क्या है? यानी आपके परिवेश से, ठीक, परिवेशी विषय का मतलब आपके वातावरण, ठीक, आप जिस वातावरण या जिस परिवेश में रहते हैं, आप जिस वातावरण या जिस परिवेश में रहते हैं, उससे जोड़कर अगर चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? वातावरण या परिवेश से जोड़कर, ठीक, चीजों को पढ़ाना। वातावरण या परिवेश से जोड़कर चीजों को पढ़ाना। वातावरण या परिवेश से जोड़कर जब आप चीजों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या कह रहे हैं कि परिवेशीय विषयों पर, बिल्कुल परिवेशी विषयों के द्वारा भी कह रहे हैं सामाजिक घटनाओं पर। भाई सामाजिक घटनाओं का मतलब हम और आप क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी। ये कथन किसका था? अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो कह रहे हैं सामाजिक घटनाओं पर, बिल्कुल जो आपके अगल बगल आमने सामने आपके जो कुछ घटित हो रहा है वही तो क्या है? सामाजिक घटनाएं हैं, ठीक। कह रहे हैं उनके अनुभव पर, यानी कि कोई टीचर कितने दिनों से पढ़ा रहा है, ठीक, उसके पढ़ाने का एक्सपीरियंस या अनुभव कितने दिनों से, और आपको चीजों को समझा पा रहा है कि नहीं, कि वो सिर्फ आके चिल्ला रहा है और चिल्ला के चला जा रहा है। जैसे पंडित जी आते कथा बाँच के चले जाते हैं, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना समझ आए, ठीक। तो उसके अनुभव पर, कितने दिनों से पढ़ा रहा है उनके अनुभव पर भी, ठीक। फिर कह रहे हैं उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। बिल्कुल उपयुक्त सभी पर जब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक शिक्षक बच्चों से नजदीकी प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द वाला। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है। भाई क्यों नहीं करनी है पूजा को नौकरी? कह रहे हैं पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस रेखांकित अंश में है। यानी यह पूछ रहा है ना कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें कौन सा कारक है, ठीक। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा कारक है? कर्म कारक है, या फिर कर्ता कारक है, या फिर कर्म और कर्ता है, या फिर संप्रदान है। यानी इनमें से कौन सा कारक है कि जो कह रहा है कि पूजा को नौकरी नहीं करनी? हम आपको भी बताए थे कि किसी भी कारक को पहचानने के लिए आपको उस कारक की क्या पता होनी चाहिए? विभक्तियां पता होनी चाहिए, ठीक। उस कारक की क्या पता होनी चाहिए? विभक्तियां पता होनी चाहिए, ठीक। उस कारक की क्या पता होनी चाहिए आपको प्यारे बच्चों? उस कारक की क्या पता होनी चाहिए? विभक्तियां पता होनी चाहिए, ठीक। किसी भी कारक को पहचानने के लिए उसकी क्या पता होनी चाहिए? विभक्तियां पता होनी चाहिए। तो एक तरफ लिखिए कारक और एक तरफ लिखिए विभक्ति। एक तरफ लिखिए क्या? कारक और एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? विभक्ति। एक तरफ कारक और एक तरफ क्या लिखेंगे? विभक्ति, ठीक। एक तरफ कारक और एक तरफ क्या लिखेंगे? विभक्ति। एक तरफ कारक एक तरफ विभक्ति। पहले मान लीजिए पहला कारक आपका कौन सा होता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है प्यारे बच्चे? अभी मैं आपको बताया कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है? ने। फिर आपका क्या होता है? कर्म कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति क्या होती है? को, ठीक। फिर आपका क्या होता है? कर्ण कारक। और कर्ण कारक विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। कर्ण कारक विभक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? से या के द्वारा। ये हमारा किस कारक के अंतर्गत आता है? ये हमारा कर्ण कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है। किसको नौकरी नहीं करनी है? पूजा को। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें रेखांकित अंश में है। कौन सा कारक बताइए भाई? पूजा को। तो को की बात कर रहा था। को किसमें आता है? देखिए को कर्म कारक विभक्ति है। को किस कारक विभक्ति है? कर्म कारक विभक्ति है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया, ठीक। और कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? कर्ता कारक विभक्ति क्या होती है? ने होती है, ठीक। संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है? संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है? के लिए। संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है? के लिए। नहीं कहते हैं कि मेरे लिए पानी लाओ। किसके लिए पानी लाओ? मेरे लिए पानी लाओ। मैं कोई आपको क्वेश्चन लिख दूं कि मेरे लिए पानी लाइए, ठीक। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अभी संप्रदान कारक आपको समझा दे रहा हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक आपको समझा दे रहा हूं, अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे मैं कह दूं कि मेरे लिए पानी लाइए। मेरे लिए पानी लाओ। मेरे लिए पानी लाइए। मेरे लिए पानी लाओ।
ठीक प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए उपर्युक्त उपर्युक्त वाक्य में, ठीक उपर्युक्त वाक्य में कौन सा कारक है कि मेरे लिए पानी लाओ, किसके लिए, मेरे लिए, तो यानी संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है, के लिए, तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछा था कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, तो को किस कारक विभक्ति है प्यारे बच्चों, को कर्म कारक विभक्ति है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा जो आ वाला ऑप्शन है, आ वाला ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, करें किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ये अब आप हमें बताइए, क्या विशेषण आपको अभी समझाने की जरूरत है। विशेषण क्या बताए थे कि अभी बताए, जस्ट में कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया था प्रश्न में कि विशेषण क्या होता है। विशेषण का काम होता है प्यारे बच्चों विशेषता बताना। विशेषण का काम क्या होता है, विशेषता बताना। और विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या तो सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। ठीक, विशेषण किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब प्यारे बच्चों दो शब्द होते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपका, दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका परिमाण, ठीक, आपका एक होता है परिमाण, और एक शब्द आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, परिणाम। एक आपका क्या होता है, परिणाम। तो परिमाण या परिणाम में कभी जब आपको अंतर करने के लिए आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो परिमाण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, परिमाण का मतलब जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके वह क्या आपका होता है, वो परिमाण होता है। ठीक, और जो आपका ये परिणाम होता है ना, ये जो आपका परिणाम होता है, परिणाम का मतलब किससे बात कर रहे हैं, रिजल्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट किसमें आ जाएगा, परिणाम में आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा, परिमाण, कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। बताइए, करें खेल का मैदान लंबा है, खेल का मैदान लंबा है, भाई लंबा है, लंबा तो विशेषण है। लेकिन ये बताइए खेल का मैदान लंबा है तो क्या ये क्या परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। या फिर कह रहे हैं कि पंकज अच्छा गायक है, पंकज अच्छा गायक है, भाई विशेषण तो है कि पंकज कैसा गायक है, अच्छा गायक है। पंकज की विशेषता क्या है कि वह गाता है, लेकिन कैसा गाता, अच्छा गायक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा किसमें परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक। फिर कह रहा है कि मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, भाई तुम पहनो या ना पहनो मुझसे क्या मतलब, मुझे तो अपने प्रश्न का उत्तर देना है कि परिमाणवाचक विशेषण है। कह रहे इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, भाई इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, कैसे ओले गिरे, बहुत ओले गिरे। तो ओलों को आप क्या कर सकते हैं, ओलों को माप सकते हैं, ओलों को माप नहीं सकते, ओलों को तौल सकते हैं, ठीक। तो ओले बहुत ओले गिरे, तो यहाँ जो आपका ये बहुत ओले शब्द आया ना, ये बहुत ओले शब्द है, ये आपका क्या है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। आई बात समझिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ओले शब्द जो आया कि बहुत ओले गिरे, अब के बार बारिश में बहुत ओले गिरे, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, यही आपका परिमाणवाचक विशेषण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बार बारिश में बहुत से ओले गिरे, दाफार दवात वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है, यानी इन चारों शब्दों में से कोई एक ऐसा शब्द बताइए जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, पुल्लिंग में करते हैं। किस में करते हैं, पुल्लिंग में करते हैं। जिसका पर्याय क्या हो, जिसका पर्याय क्या हो, जिसका पर्याय का मतलब समझ रहे हैं, पर्याय का मतलब अर्थ से बात कर रहे हैं, ठीक। पर्याय का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पर्याय का मतलब पर्यायवाची नहीं सुने भाई, पर्यायवाची अर्थगत कर रहे हैं कि बताइए एक शब्द का पर्याय पुल्लिंग, बताइए गाय, गाय पुल्लिंग शब्द है बताइए, या फिर शेर पुल्लिंग शब्द है, या फिर ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है, या फिर अर्घ पुल्लिंग शब्द है। प्यारे बच्चों जब भी आपको कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कंफ्यूजन हो ना, तो आप क्या कीजिए, वाक्य के पहले मेरा या मेरी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, मेरा या मेरी लगाकर हम क्या करते हैं, वाक्य बना लेते हैं। उससे पता चल जाता है वाक्य हमारा पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। ये बताइए मेरा गाय होता है या फिर मेरी गाय होती है, मेरा गाय होता है या फिर मेरी गाय होती है, ठीक। मेरा गाय या फिर मेरी गाय, मेरा गाय या मेरी गाय, तो बताइए कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, मेरा गाय होता है, नहीं मेरी गाय होती है। क्या होती है, मेरी गाय। तो मेरी गाय होती है, तो गाय कैसा शब्द हो गया, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि किसका पर्याय पुल्लिंग से है, तो ध्यान दीजिए जो ग्रंथ होता है ना, मेरा ग्रंथ होता है, ना कि मेरी ग्रंथ होती है, ठीक। मेरा ग्रंथ होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है, जो ग्रंथ है, ग्रंथ पढ़ा जाता है ना कि पढ़ी जाती। ग्रंथ क्या होता है, पढ़ा जाता है। रामायण, ठीक, एक हमारा क्या है, ग्रंथ है। कुरान हमारा क्या है, एक ग्रंथ है।
बाइबिल हमारा एक क्या है? ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है और बाइबिल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। तो आई बात समझ में? रामायण को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। मेरा ग्रंथ होता है। आई बात समझ में? हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? बा वाला। हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बा वाला। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए। करें मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिंग की बात आई ना, तो मैं आपको समझाता हूँ लिंग क्या होता है हिंदी में। लिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लिंग का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? लिंग का मतलब इनके कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जेंडर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लिंग कहते हैं। ठीक, तो लिंग हमारा क्या होता है? जिससे वाक्य, ठीक, शब्द के जिस रूप से उसकी जाति का बोध हो। किसका बोध हो? उसकी जाति का बोध हो कि कोई वस्तु पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। कोई व्यक्ति पुल्लिंग, कोई वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बात समझ में? और लिंग कितने प्रकार का होता है हिंदी में? लिंग आपका कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? लिंग आपका 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका? पुल्लिंग, और एक आपका क्या होता है? स्त्रीलिंग। एक क्या आपका होता है? पुल्लिंग, और एक आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? स्त्रीलिंग। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। यानी जहां पर पुरुष जाति का बोध हो। कहाँ किसका बोध हो प्यारे बच्चों? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुरुष जाति का। एक पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले। किसका बोध कराने वाले प्यारे बच्चों? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और जिससे स्त्री जाति का बोध हो, किसका बोध हो प्यारे बच्चों? स्त्री जाति का बोध हो, वह शब्द क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक, पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। लेकिन हमसे क्या पूछा है? करा कि इनमें से कौन सा शब्द मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? भाई मगरमच्छी, मगरमच्छी मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द है प्यारे बच्चों। गलत है, बिल्कुल गलत है। मगरमच्छ का मगरमच्छी कर देंगे? करें मगरमच्छ भी नहीं, ना तो मगरमच्छ होगा ना ही मगरमच्छी। करें मगरमच्छानी, मगरमच्छानी नहीं भाई, एकदम गलत है। मगरमच्छ का शब्द क्या होता है प्यारे बच्चों? मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मादा मगरमच्छ। ध्यान दीजिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक, जिनमें हम लोग नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्या? नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाते हैं। जो नर शब्द होता है किसका द्योतक होता है? ये पुल्लिंग का द्योतक होता है। और ये जो मादा शब्द होता है प्यारे बच्चों, क्या ये जो आपका मादा शब्द होता है ये किसका द्योतक होता है? ये स्त्रीलिंग का शब्द द्योतक होता है। आई बात समझ में? इससे स्त्रीलिंग का पता चलता है। स्त्रीलिंग लगाने के लिए हम क्या करते हैं? मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। और पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मगरमच्छ का क्या होगा स्त्रीलिंग? मादा मगरमच्छ। क्या होता है प्यारे बच्चों? मादा मगरमच्छ। आई बात समझ में? लिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन बनाइए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। क्या कर रहे हैं? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होता है प्यारे बच्चों? कभी कभी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है, वह स्वयं में अपने आप में बहुवचन होते हैं प्यारे बच्चों। आई बात समझिए? वह स्वयं में अपने आप में बहुवचन होते हैं। यही क्वेश्चन आपको यही क्या कर रहा है? यही आपको बता रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द क्या है? बहुवचन है। ठीक, कुछ शब्दों के बहुवचन नहीं बनते, वो अपने आप में बहुवचन होते हैं। ठीक, तो वर्षा का बहुवचन वर्षाएं होगा, या फिर वर्षा होगा, या फिर वर्षाओं होगा, या फिर वर्षागण होगा। प्यारे बच्चों, वर्षा अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। वर्षा अपने आप में ही क्या है? बहुवचन शब्द है। तो वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सा वाला ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में? वर्षा का बहुवचन नहीं बनता है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका बहुवचन बनेगा, ठीक, और जिसका नहीं बनेगा वो नहीं पूछते। जिसका बहुवचन बनेगा वो लोग कभी नहीं पूछेंगे। ठीक, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी क्या हो गए हैं? बहुत चालाक हो गए हैं। जिसका बहुवचन बनता है उसको नहीं पूछते हैं लोग, और जिसका बहुवचन नहीं बनता उसको पहले पूछेंगे। तो वर्षा का बहुवचन क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्षा ही होता है। सा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, हमारा जो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या करा सभी प्रश्नों में से 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है। आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। यानी 146 से लेकर 158 तक जो प्रश्न है प्यारे बच्चों ना, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, वही आपको क्या करना है? चुनना है। ठीक, क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए। कह रहे हैं आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये बताइए, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये शब्द आपको सुनने में शुद्ध लग रहा है? शुद्धि और अशुद्धि वाले क्वेश्चन हैं ये सब। कह रहे हैं आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये शब्द शुद्ध है? या फिर कह रहे हैं आपका आशीर्वाद की आवश्यकी है,
भाई आपका आशीर्वाद आवश्यक ही कौन सा शब्द होता है? गलत है। कह रहे हैं ये क्या है? गलत है। कह रहे हैं आपके आशीर्वाद आवश्यक हैं। आपके आशीर्वाद आवश्यक हैं, बिल्कुल गलत है। ये भी गलत कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। हमारा जो सबसे सही और सटीक वाक्य है ना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अर्थात आपके सफल होने में किसका आशीर्वाद सबसे आवश्यक होता है? आपके माता-पिता और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आपके माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद आपके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आपका आशीर्वाद क्या है हमारे लिए गुरुजी? आवश्यक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? द वाला। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, करा ईश्वर की कृपा से सा आनंदित पहुंच गया। अर्थात कोई व्यक्ति यह कहीं जा रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसका इन्होंने प्रश्न बनाया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है? ध्या- ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, करा ईश्वर की कृपा से सा आनंदित पहुंच गया, ये सही होगा, या फिर ईश्वर की कृपा से सा आनंद पहुंच गया, या फिर ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, या फिर ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गया। प्यारे बच्चों, इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ईश्वर की कृपा से सा आनंदित पहुंच गया? प्यारे बच्चों, सा आनंदित नहीं, कह रहे हैं ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, नहीं, ईश्वर की कृपा से आनंदित कृपा से पहुंच गया, नहीं, ईश्वर की कृपा से सा आनंद पहुंच गया। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बा वाला। यानी सा आनंद का मतलब समझ रहे हैं? सा आनंद लिखा है शब्द, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? सा आनंद। यानी सा आनंद का मतलब क्या है? इनका मतलब क्या है? सा मतलब होता है साथ या सहित, ठीक, साथ या सहित, यानी साथ या सहित। तो हम किसके साथ पहुंच गए? कह रहे हैं कि हम ईश्वर की कृपा से मैं आनंद के साथ पहुंच गया। यानी कोई आनंद नाम का व्यक्ति है, ऐसा ही बात नहीं करें कि आनंद के साथ पहुंच गया, नहीं, मतलब मौज मस्ती के साथ मैं क्या किया? मौज मस्ती के साथ क्या किया? मैं मौज के साथ क्या किया? अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को, जहां जाना था मुझे वहां पर पहुंच गया। आई बात समझ में? तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बा वाला। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, करें रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक, करें रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है प्यारे बच्चों, ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, या फिर रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, या रवि 7वीं में पढ़ता है, या रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। देखिए 2 बार है दिया है, एक है काट दीजिए, ठीक है, रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। रवि किस कक्षा में पढ़ता है? रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि किस कक्षा में पढ़ता है प्यारे बच्चों? रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि किस कक्षा में पढ़ता है? रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? कह रहे हैं अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। ये बताइए सामानों होता है या फिर सामान होती है? ठीक, कह रहे हैं अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, या फिर अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, या फिर अपने सामानों को संभाल कर रखिए, या अपने सामान को संभाल कर रखिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्यारे बच्चों अपने सामान को संभाल कर रखिए, यही आपका सबसे क्या है? शुद्ध है। दा वाला ऑप्शन हमारा क्या है? शुद्ध है कि अपने सामान को संभाल कर रखिए। सामान खुद भाई बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे सामानों लिखने की क्या जरूरत थी? आई बात समझ में? यहाँ पर सामानों है इसलिए गलत है, यहाँ पर भी सामानों है इसलिए गलत है, यहाँ पर भी सामानों है इसलिए हमारा एक वाक्य क्या है? गलत है। यहाँ पर लिखा अपने सामान को संभाल कर रखिए, यानी अपने सामान को, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा दा वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस स्लाइड का प्यारे बच्चों आज लास्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का क्या हो गया? लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कहना है कि उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ये ऑप्शन सही होगा, या फिर उसके पास जो कलम है यह हमारा है, या उसके पास जो कलम है सो हमारा है, या उसके पास जो कलम है ये हमारा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा प्यारे बच्चों? कि उसके पास जो कलम है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, या उसके पास जो कलम है यह हमारा है, या उसके पास जो कलम है सो हमारा है। प्यारे बच्चों उसके पास जो कलम है यह हमारा, ये गलत है। उसके पास जो कलम है सो हमारा है। जहां पर जो सो की बात आ जाए ना, जो सो की बात वह आ जाए, वहां पर किसका बहुत होता, किसकी बात करते हैं?
संबंधवाचक की। किसकी बात करते हैं? संबंधवाचक की। जो सो की बात आ जाए तो क्या करते हैं? संबंधवाचक की बात होती है प्यारे बच्चों कि जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। ये हमारा संबंधवाचक हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि उसके पास जो कलम है वह हमारा है या उसके पास जो कलम है ये हमारा है? नहीं भाई, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आ वाला, कि उसके पास जो कलम है वह हमारा है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न 126 से लेकर 150 तक आपको समझ में आए होंगे। ठीक, इसी के साथ हम अपनी कक्षा को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? विराम देते हैं। धन्यवाद।